आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको उस राजनीतिक फिल्म की शूटिंग दिखाएंगे जिसका शीर्षक हमने रखा है कुर्बानी। आज से 43 वर्ष पहले वर्ष 1980 में एक फिल्म आई थी, बड़ी सुपरहिट फिल्म थी जिसका नाम था कुर्बानी। लेकिन यह फिल्म अगर आज की राजनीतिक परिस्थितियों पर बनती तो इसके हीरो राहुल गांधी होते और इस फिल्म का पोस्टर आज कुछ इस तरह होता। तो ये राहुल गांधी की आज की सबसे बड़ी सियासी फिल्म है जिसका शीर्षक है कुर्बानी, क्योंकि आज इसी फिल्म की शूटिंग के लिए राहुल गांधी सूरत गए थे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज इस मुद्दे पर अदालत में क्या हुआ। तो आज सूरत की सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से 3 एप्लीकेशंस यानी अर्जियां दायर की गई। इनमें पहली एप्लीकेशन सजा पर रोक के लिए थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अदालत ने यह भी कहा कि जब तक इस एप्लीकेशन पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत के उस फैसले पर रोक जारी रहेगी जिसमें राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा हुई है। और इसी आधार पर राहुल गांधी को आज अदालत से रेगुलर जमानत यानी बेल मिल गई। यानी अब राहुल गांधी औपचारिक रूप से बेल पर बाहर हैं, जमानत पर बाहर है। रेगुलर बेल का मतलब यह है कि जब तक इस एप्लीकेशन पर कोई अंतिम फैसला नहीं आता तब तक राहुल गांधी की यह जमानत प्रभावी रहेगी और अब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। और भी सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो अदालत ने आज इस मामले में सजा के फैसले पर स्टे लगा दिया है, लेकिन कन्विक्शन के फैसले पर अभी अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है। सजा के फैसले पर स्टे लगा है, कन्विक्शन पर नहीं लगा है। कन्विक्शन का मतलब यह है कि निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के जिस मामले में दोषी माना है, दोषी मानने वाले उस फैसले पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाई गई है। और राहुल गांधी के लिए यही सबसे आवश्यक है, क्योंकि जब तक उनके कन्विक्शन पर रोक नहीं लगेगी तब तक उनकी संसद की सदस्यता बहाल नहीं होगी। और इसीलिए इस मुद्दे पर उन्होंने आज अदालत में एक अलग से एप्लीकेशन भी लगाई है। इस एप्लीकेशन में उन्होंने अदालत से कहा है कि उनके कन्विक्शन के ऑर्डर पर तुरंत स्टे लगना चाहिए और यह एप्लीकेशन फिलहाल पेंडिंग है, यानी इस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी को एक नोटिस भेजा है और इस एप्लीकेशन पर 13 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है। हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि वो जेल जाने से डरते नहीं हैं और वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अदालत में दायर हुई उनकी इस एप्लीकेशन में यह लिखा है कि वो निचली अदालत के फैसले पर जल्द से जल्द स्टे चाहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में जितना समय लगेगा उससे उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। यानी वो शायद अपनी संसद की सदस्यता और सरकारी बंगला खाली करने को लेकर चिंतित दिखते हैं। राहुल गांधी की तरफ से आज एक और अर्जी दायर हुई है जिसमें निचली अदालत के जजमेंट को चुनौती दी गई है, निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है और इस अर्जी को आज अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया है और 3 मई की तारीख दोनों पक्षों को दी है। यानी इस मामले पर 3 मई को सुनवाई होगी। संक्षेप में कहें तो अदालत की आज की कार्रवाई की 2 बड़ी बातें हैं आपके लिए समझने वाली। पहली बात यह कि इस मामले में सजा के फैसले पर रोक लगा दी गई, यानी जो 2 साल की सजा है उस पर रोक लगा दी गई है और अदालत ने राहुल गांधी की रेगुलर बेल को मंजूर कर लिया है, जिसकी वजह से अब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी अहम बात यह है कि कोर्ट ने अभी कन्विक्शन के ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया है, इसलिए राहुल गांधी की संसद की सदस्यता अभी बहाल नहीं होगी और उन्हें सरकारी बंगला खाली करने से भी फिलहाल के लिए कोई राहत नहीं मिलेगी। यानी संसद भी छोड़ना पड़ेगा और सरकारी बंगला भी छोड़ना पड़ेगा। एक पक्ष का मानना यह था कि राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में अपील करनी चाहिए और दूसरे पक्ष का मानना था कि राहुल गांधी अगर जेल जाते हैं तो इससे लोगों में उनके प्रति सहानुभूति पैदा होगी और इसलिए उन्हें अभी ऊपरी अदालत में अपील नहीं करनी चाहिए। बात वहीं आ गई जहां से हमने आपको अपनी बात शुरू की थी। हमारे देश के लोगों को बड़े बड़े नेताओं की कुर्बानी की और संघर्ष की कहानियां बहुत पसंद है। हमारे देश में राजनीति को सत्ता का खेल तो माना जाता है, लेकिन साथ ही यह मनोविज्ञान का भी खेल है और लोगों का मनोविज्ञान जब तक नेता नहीं पढ़ेंगे तब तक लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। और लोगों का मनोविज्ञान अपने कब्जे में करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है उनके सामने कोई कुर्बानी की कहानी पेश करना या अपने संघर्ष की कहानी उनके सामने बताना।
आज हमने राहुल गांधी की इस कुर्बानी वाली शूटिंग पर आपके लिए 2 रिपोर्ट्स तैयार की हैं, जिसमें एक रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे दिल्ली से सूरत तक कैमरा राहुल गांधी का लगातार पीछा करता रहा, यानी एक शूटिंग होगी दिल्ली से सूरत तक की शूटिंग। और दूसरी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि आज सूरत की अदालत के बाहर राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर्स कैसे लगे, जिन पर लिखा था राहुल गांधी निडर हैं और वो देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सोचिए, जिस अदालत में राहुल गांधी अपनी सजा और कन्विक्शन के खिलाफ अपील कर रहे हैं, उसके बाहर ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगाने का मतलब क्या है? क्या यह न्यायिक व्यवस्था पर अपनी लोकप्रियता का दबाव बनाने के लिए था? क्या न्यायिक व्यवस्था को यह बताने के लिए था कि मैं बहुत लोकप्रिय हूं और मेरे पीछे देश के लाखों करोड़ों लोग हैं, इसलिए आप सोच समझकर फैसला दीजिएगा, फैसला देने से पहले मेरी लोकप्रियता को ध्यान में रख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा कि मैं कौन हूं। तो अदालत के बाहर इस तरह के पोस्टर्स आज लगे हुए थे। अब आप आज की शूटिंग पर ये 2 रिपोर्ट्स देखिए। तो ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, तो हमारे लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। एक मामूली केस भी जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं। जिस प्रकार ये केस चल रहा था 4 साल पहले का, उसको आपने हाईकोर्ट में रोक लगवाई और हाईकोर्ट की रोक के बाद में हाईकोर्ट रोक खुलवाई जब आपको शूट किया और फिर 1 महीने के अंदर फैसला हो गया। तो राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैं कोई उसमें रहूं या नहीं रहूं, मैं कोई घबराने वाला नहीं हूं, मैं देश की आवाज बन के अपनी बात कहता रहूंगा। अजीबोगरीब बात हो रही है कि अभी सुनवाई नहीं हुई, अभी एप्लीकेशन में एक नोटिस हुआ है, अभी सुनवाई होने वाली, और जो विलंब हुआ है अब से लेके 13 तारीख तक, वो भी आपकी वजह से हुआ है क्योंकि आप आज पेश नहीं हुए और आप सबको जाके बोल रहे हैं कि सेटबैक हुआ है। तो आप समझ सकते हैं उल्टा टेक अवे आज का ये है कि जानबूझकर विलंब किया गया है यात्रिक द्वारा। जब आपका ट्रायल चला था उस समय क्यों नहीं किया? अब जब आपका कन्विक्शन हो गया तो आप जो अपीलेट कोर्ट को आप डराने के लिए, जुडिशरी को आप धमकाने के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं। जब किसी को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये बेसिकली जो ऊपर के जो अदालत है उसको ऊपर में दबाव डालने के लिए, डराने के लिए, ये कांग्रेस का ड्रामा है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं। हालांकि जब अदालत ने काफी राजनीतिक दबाव के बाद भी अपना फैसला नहीं बदला, तो इंदिरा गांधी अपने बेटे राजीव गांधी और सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को साथ लेकर अदालत पहुंची और उनके लिए अदालत में एक स्पेशल कुर्सी रखी गई थी जो जज की कुर्सी के ही बराबर थी। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि इंदिरा गांधी और जज एक ही लेवल पर बैठे हुए नजर आए, इंदिरा गांधी उनसे नीचे ना दिखाई दे। यानी अदालत में इंदिरा गांधी खुद को जज के बराबर दिखाना चाहती थी, और हो सकता है वो इसलिए हो क्योंकि तब वो प्रधानमंत्री थी। और इस बात का जिक्र इस पुस्तक में किया गया है जो मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने लिखी है। और प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण तब इस मामले में इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले नेता राजनारायण के वकील थे। राजनारायण ने ही इंदिरा गांधी के खिलाफ वो चुनाव लड़ा था और बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी की शिकायत की थी। तो मैं आज आपको पढ़कर बताता हूं कि इस पुस्तक में उस दिन के बारे में क्या लिखा है जब इंदिरा गांधी अदालत में पेश हुई थी। तो उन्होंने ये तो लिखा ही है कि अमंग दोज प्रेजेंट वर आल्सो मिसेस गांधी सन राजीव गांधी एंड हिज वाइफ सोनिया गांधी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को भी अपने साथ लेकर गए। और इसमें लिखा है कि जज जो है, जज अराइव्ड 2 मिनट्स बिफोर 10 AM, 10 बजे से, सुबह 10 बजे से 2 मिनट पहले ही जज आ गए। एवरीबडी इन द कोर्ट रूम रोज व्हेन द जज केम इन। आफ्टर टेकिंग हिज सीट ही अनाउंस्ड दैट द कोर्ट कन्वेंशंस डिक्टेट He announced that the court conventions dictate that no one should rise when a witness comes in. जब कोई विटनेस आएगा तो किसी को भी खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। This, however, did not prevent some people from rising when Mrs. Gandhi came in. लेकिन जब मिसेस गांधी आई अदालत में तो बहुत सारे लोग तब भी उनके सम्मान में खड़े हो गए, जबकि अदालत में यह परंपरा नहीं है। मिसेस गांधी took a seat which was specially provided for her. उनके लिए अलग सीट बनाई गई थी।
द नॉर्मल प्रैक्टिस इज दैट अ विटनेस स्टैंड्स इन द विटनेस बॉक्स। जो परंपरा है अदालत की वो ये है कि जब कोई विटनेस आता है तो वो विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है। हर चेयर वॉज ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म टू द राइट ऑफ द जज सो दैट शी वॉज ऑन लेवल विद द जज, ताकि उनकी एक अलग कुर्सी लगाई गई और वो उसी स्तर पर लगाई गई जहां पर जज बैठे हुए थे। ये ऐसा इस पुस्तक में लिखा हुआ है। वर्ष 1977 में जब इमरजेंसी हटने के बाद लोकसभा चुनाव हुए और इन चुनावों में इंदिरा गांधी हार गई तो उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया गया था और इस गिरफ्तारी को तब कांग्रेस पार्टी ने तस्वीरों के जरिए इतना बड़ा बना दिया था कि लोगों को यह लगा कि इंदिरा गांधी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और वो देश के लिए, देश को बचाने के लिए अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही हैं। और जो बात हमने आपसे कही वो यही थी कि हर नेता को यह बताना होता है कि वो ये कुर्बानी दे रहा है और वो आप सबको बचाने के लिए कुर्बानी दे रहा है। उस दिन 3 अक्टूबर 1977 को सीबीआई शाम के लगभग 5 बजे इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। देखिए, उस समय भी सीबीआई ही आई थी इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी उस समय तब तक वहां से नहीं निकली जब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वहां पर पहुंच नहीं गया। तो इंदिरा गांधी इंतजार कर रही थी कि पूरे देश का मीडिया वहां पर आ जाए और पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पहले वहां पर पहुंच जाए, ताकि जब सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करके ले जाए तो अच्छी तस्वीरें बने, अच्छे वीडियो बने और पूरी दुनिया के मीडिया में उनकी तस्वीरें छा जाएं। और शाम 6 बजे जब सारा मीडिया उनके बाहर इकट्ठा हो गया तब कहीं जाकर इंदिरा गांधी बाहर निकली। और कुछ लेख उस समय के ये दावा भी करते हैं कि इंदिरा गांधी ने सीबीआई की टीम पर खुद को हथकड़ी पहनाकर बाहर ले जाने के लिए दबाव बनाया था। यानी इंदिरा गांधी ने, यह ऐसा सूत्रों का कहना है, अब उस समय एक हुआ था या नहीं है तो अंदर बंद कमरे में क्या बात हुई थी कहना मुश्किल है, लेकिन कई लेख ऐसा बताते हैं, कई लोगों ने ऐसा लिखा बाद में कि इंदिरा गांधी ने सीबीआई के लोगों पर यह दबाव डाला कि जब मुझे बाहर लेकर जाएं तो हथकड़ी लगाकर लेकर जाएं, ताकि लोगों के सामने मैं हथकड़ी में बंधी हुई नजर आऊं और हथकड़ी पहने हुए उनकी तस्वीरें खींचें और फिर पूरी दुनिया यह देखे कि कैसे इतनी बड़ी नेता को सीबीआई वाले हथकड़ी लगाकर ले गए और फिर सहानुभूति लोगों के बीच पैदा हो और लोगों के मनोविज्ञान के साथ एक तरह का खेल खेला गया और अपनी कुर्बानी की और संघर्षों की जो कहानी लोगों के सामने उन्होंने रखी वो हिट नहीं बल्कि सुपर हिट हो गई। और इमरजेंसी हटने के सिर्फ 3 वर्ष के बाद ही इंदिरा गांधी फिर से सरकार में आ गई और दोबारा से प्रधानमंत्री बन गई। इसी तरह से आपको याद होगा सोनिया गांधी ने भी अपनी कुर्बानी की कहानी इस देश के लोगों के सामने ऐसे ही रखी थी। वर्ष 2004 में जब सबको यह लग रहा था कि सोनिया गांधी यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री बनेंगी, आज जब रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, बिहार में दंगे हुए, यहां तक कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी दंगे हो गए, तब उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां ऐसी एक भी घटना नहीं हुई, जबकि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा और संवेदनशील राज्य है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 23 करोड़ है, यानी पाकिस्तान की आबादी से भी ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है। वहां 20% मुसलमान रहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं और यह पश्चिम बंगाल की आधी आबादी के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के दंगा मुक्त राज्य बनने के पीछे 3 कारण हैं। पहला है गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले लोगों पर अब तुरंत गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाता है और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वहां पर कार्रवाई होती है, जिसकी वजह से वहां अब लोग पत्थर उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। तो पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश ने गैंगस्टर एक्ट को और एनएसए को अपने यहां बहुत प्रभावी तौर पर इस्तेमाल किया है और वो आपको ग्राउंड पर नजर आता है। दूसरी वजह है आरोपियों की संपत्ति पर तुरंत कार्रवाई और उनसे दंगों में हुए नुकसान की वसूली। उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले लोगों की संपत्तियों को तुरंत जब्त कर लिया जाता है और पब्लिक प्रॉपर्टी को जो वो नुकसान पहुंचाते हैं उसका पूरा पैसा उन आरोपियों से वसूल किया जाता है। जितनी बसों को वो तोड़ेंगे, जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, जितनी गाड़ियों को तोड़ेंगे, जितने थानों में आग लगाएंगे, उन सब का पैसा उन दंगाइयों से ही वसूल किया जाता है। इसलिए उनकी जो संपत्ति है उसे बाद में सरकार अपने नाम करा लेती है। और यह भी एक बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में दंगों पर काफी हद तक रोक लग गई है, क्योंकि दंगाइयों को यह पता है कि आज जहां भी वो आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, आखिर में उस सब का पैसा, सारे नुकसान का पैसा उन्हीं को भरना पड़ेगा। तीसरा, दंगों पर तुरंत कार्रवाई होती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार दंगों के मामलों में
जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और दंगाइयों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई वहां पर की जाती है।